माननीय श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति माननीय श्री हरिवंश जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के हमारे अध्यक्ष माननीय श्री सतीश महाना जी, सभापति विधान परिषद माननीय कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, देश के विभिन्न राज्यों से यहां पर उपस्थित सभी माननीय विधानसभा के अध्यक्षगण, विधान परिषद के हमारे सभी माननीय सभापतिगण, विभिन्न विधानसभाओं से और विधान परिषद से यहां पर उपस्थित हमारे पीठासीन अधिकारीगण, राज्यसभा के हमारे महासचिव, लोकसभा के हमारे महासचिव, विभिन्न विधानसभाओं के प्रमुख सचिवगण, अन्य विधायी कार्यों से जुड़े हुए सभी उपस्थित अधिकारीगण, पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ विधायी कार्यों से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का साक्षी बन रहा है। इस आयोजन के साथ जो लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं वे लोग अपना अनुभव तो शेयर कर ही रहे हैं, लेकिन शेष अन्य लोगों को, उत्तर प्रदेश वासियों को मीडिया के माध्यम से यहां की गतिविधियों को जानने और सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी का, राज्यसभा के माननीय उपसभापति जी का, आप सभी पीठासीन अधिकारियों का और इस पूरे अभियान को एक नई गति प्रदान करने वाले जितने भी हमारे इन विधायी संस्थाओं से जुड़े हुए अधिकारीगण हैं, उन सब का उत्तर प्रदेश आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है हमारी विधायिका, और वास्तव में भारत के संविधान के संरक्षक के रूप में यह अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए देश के अंदर न केवल विधायी कार्यों के लिए एक रूपरेखा तैयार करती है, बल्कि समग्र विकास की भी कार्य योजना का एक महत्वपूर्ण मंच होता है। इस मंच का उपयोग कैसे होना है, कैसे करना है और उसके लक्ष्य क्या है, इस संविधान के 3 शब्द भारतीय लोकतंत्र की आत्मा के रूप में काम करते हैं। न्याय, समता और बंधुता। वास्तव में न्याय कैसे प्राप्त होना है, यह इसी विधायिका के मंच पर उसके लिए कानून तैयार होता है। उसकी आधारभूत इकाई यहां से है। सरकार की योजनाएं समता,
मूलक समाज की स्थापना में योगदान दे सकें, उसकी कार्य योजना का स्थल भी यही हमारी विधायिका का मंच बनता है। और बद्धता का उदाहरण तो प्रस्तुत स्वयं ये विधायिका करती है, जहां पे सहमति और असहमति के बीच समन्वय करते एक बेहतरीन संवाद के माध्यम से हम उस अभियान को आगे बढ़ाते हैं। और यह हम लोगों को देखने को मिलता है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में लोकतंत्र के सर्वोच्च संस्था अत्यंत मजबूत है, दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के आवाज को उसके जनप्रतिनिधि के माध्यम से देश के सर्वोच्च सदन में रखा जा सकता है, उसकी आवाज भी वहां पर सुनी जा सकती है, उसी मजबूती के साथ सुनी जा सकती है। इसकी प्रेरणा का केंद्र बिंदु है हमारी संसद। हर तबके का व्यक्ति वो अपनी बात को रखता है, उसकी आवाज सुनी जाती है, उसके माध्यम से देश के अंदर योजनाएं बनती हैं। और मैं तो अक्सर इस बात को कहता हूं, मुझे 5 बार लोकसभा में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मुझे इस बारे में बहुत गौरव की अनुभूति होती है कि हमने सामान्य जीवन में सरकार की गतिविधियों, आपसी व्यवहार और कैसे नियम के अंतर्गत इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सभी को देश की संसद के अंदर सीखा है, जाना है। और मैं अक्सर कहता हूं कि जो भी विधानसभा या विधान परिषद केवल संसद के नियमों को, परिनियमों को एक बार अवलोकन कर लें, उसका प्रशिक्षण ले लें, उसको अपनी विधानसभा को संचालित करने में बहुत कठिनाई नहीं होगी और बहुत आसान भी होगी। और मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी ने 2022 में अध्यक्ष विधानसभा का बनने के बाद मैंने उनके सामने इस बारे में रखा। मैंने कहा था, देखिए एक सामान्य सा उदाहरण है। मैंने कहा, देखिए हमारे यहां क्वेश्चन आवर में स्टार्ट क्वेश्चन 20 होते हैं, लेकिन पता लगता है कि ये सवा घंटे, 1 घंटा 20 मिनट का जो क्वेश्चन आवर होता है, इसमें केवल 2 से 3 सदस्य ही बोल पाते हैं। वो एक एक व्यक्ति 15-15, 20-20 सप्लीमेंट्री, और फिर उसमें भी ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं, तो जैसे प्रश्न होते हैं वैसे उत्तर भी आते रहते हैं। क्या ये हो सकता है कि हम इसको संसद की तर्ज पर आगे बढ़ाएं? देखिए, हमारे लिए प्रेरणा कोई और नहीं था, हमारे लिए प्रेरणा संसद थी। और उन्होंने तत्काल उसमें संशोधन प्रारंभ किए, यहां की नियमावली में परिवर्तन किए। परिणाम क्या है? अब आप यहां देखेंगे, सवा घंटे में 20 स्टार्ट क्वेश्चन, और हर एक स्टार्ट क्वेश्चन के प्रश्न के साथ, हर एक तारांकित प्रश्न के साथ 2-3 सप्लीमेंट्री भी पूछ लिए जाते हैं, और मंत्री भी तैयार होकर के आता है, प्रश्नकर्ता भी तैयार होकर आता है, सभी संतुष्ट होते हैं। अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सदन के अंदर देखने को मिलती है। यानी नियम परिनियम भी अगर हम कुछ कर रहे हैं तो संसद उसका आधार बन सकती है। तो हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था के रूप में भारत की संसद है। उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर भारतवासी का दायित्व बनता है। दूसरा, भारत, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि भारत दुनिया की लोकतंत्र की जननी भी है। हमारे यहां बताइए ना, त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था हमने बाद में लागू की, लेकिन गांवों में सरपंच की व्यवस्था और पंचीय की व्यवस्था ये प्राचीन काल से थी, यानी ट्रेडिशनल थी। हम लोगों ने उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाया था। यानी हम लोग उन चीजों को लेकर के, जिसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार
अगर किसी ने किया था, हमारे गांव ने किया था। वो गांव कहीं का भी, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, देश के अंदर रूप, रंग, वेशभूषा, खान पान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरा भारत एक भाव और एक भंगिमा के साथ बोलता है, एक साथ सोचता है, एक साथ उसकी भावनाएं होती हैं, एक उसकी आस्था होती है। और उस आस्था को जोड़ने का आज हमारे पास सबसे सशक्त माध्यम हमारी संसद है। हमें उस संसद के प्रति उस भाव को देखते हुए उसको आदर्श के रूप में अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारी विधायिका और मजबूत और सशक्त होगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस दौरान चर्चा परिचर्चा होने के साथ ही इस 86वें पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में जो 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए वो बहुत अभिनंदनीय है। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आगामी 25 वर्ष की एक कार्य योजना बनाने के लिए कहा। विजन 2047 विकसित भारत, और विकसित भारत की उस परिकल्पना को आज यहां पर भी पारित करते हुए एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़े हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की एक लंबी डिबेट जिसकी चर्चा यहां पर हमारे माननीय अध्यक्ष लोकसभा ने, माननीय उपसभापति राज्यसभा ने, माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा ने भी यहां पर किया। ये लगातार चर्चा हुई और मुझे बताते हुए कोई संकोच नहीं, क्या सत्ता पक्ष का हो, क्या विपक्ष का हो। 300 से अधिक माननीय सदस्यों ने 24 घंटे चलने वाली बहस का हिस्सा वे बने थे। मैं रात्रि को यानी चर्चा का शुभारंभ करने के बाद कुछ देर में बैठा रहा, फिर मैं अपने अन्य कार्यों के साथ कुछ देर अपने ऑफिस में बैठा रहा, फिर कुछ अन्य मेरी मीटिंग्स थी उसमें भी गया। मैं रात को 11 बजे आया। क्या होड़ लगी हुई थी बोलने के लिए, और कितने अच्छे सुझाव आए हर एक तबके का। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश को लेकर के उनके अपने महत्वपूर्ण सुझाव थे। और मेरा यह मानना है कि हम किसी व्यक्ति की क्वालिफिकेशन से नहीं, उसके अनुभव का लाभ इस सदन के माध्यम से जब लेते हैं तो हमारे लिए बहुत प्रभावी होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। उत्तर प्रदेश की इस विधानसभा ने, विधान परिषद ने लगातार इसमें चर्चा चलाई, दिन हो रात्रि हो, लगातार ये चर्चा चलती रही और लोगों ने विकास के बारे में इन मुद्दों को रखा। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी क्या जवाबदेही होनी चाहिए। ये केवल भारत सरकार का काम नहीं है, ये केवल प्रधानमंत्री जी का ही काम नहीं है। हम भी इस अभियान के सारथी बन सकते हैं, हम भी उसके सिपाही बन सकते हैं। और उस अभियान के साथ जुड़कर चर्चा हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पीठासीन अधिकारियों के इस सम्मेलन में भी इस प्रस्ताव को पारित करते हुए प्रभावी ढंग से इसको आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत की परिकल्पना को साकार बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों को एक सार्थक गति प्रदान की है। हमारी विधायिका के सिटिंग के बारे में देखिए, अब तो यूपी में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां हमारी सदन की कार्रवाई बहुत स्मूथली चलती है, बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। और जितने दिन चलते हैं इस बात के लिए प्रतिस्पर्धा होती है कितने दिन, यानी हमारे यहां दिन में लंच आवर नहीं होता है। संसद में दिन में 1 घंटे के लिए लंच आवर होता है, लेकिन यहां तो जब एक बार 11 बजे शुरू होती है तब फिर वो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे तक चलती रहती है। जिसको लेना होगा कैंटीन में उनके लिए भोजन की व्यवस्था बहुत होता है। तो यहां चेयर से एक बार संसदीय कार्य मंत्री को बोल दिया जाता है कि भाई देखो, सदस्य यहां दिन भर बोलेंगे, आप उनके लिए कैंटीन में भोजन की व्यवस्था करवा दीजिए। वे लोग चाहते हैं जिसको भोजन लेना होगा लेंगे, जिसको अपना टिफिन लेके आना हो तो अपना लेके भी आता है, और लोग अपना दिन भर उस चर्चा का विषय उसको बनाते हैं और सीटिंग अच्छी होती है। लेकिन अच्छा हुआ प्रस्ताव यहां पे पारित हुआ है कि वर्ष में कम से कम 30 सीटिंग होनी ही चाहिए,
यह भी एक बहुत अभिनंदनीय प्रयास है और इसका स्वागत किया गया है, क्योंकि यह एक प्रेरणा है। ये केवल हमारी संसद और विधानसभा के लिए ही नहीं है, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के, अन्य संस्थाओं के लिए, नगर निकायों के लिए, ग्राम पंचायतों के लिए, जिला पंचायतों के लिए, हमारे क्षेत्र पंचायतों के लिए भी ये एक नई प्रेरणा है, एक नई प्रेरणा है। टेक्नोलॉजी के इस युग में हम अपने आप को पीछे नहीं छोड़ सकते। यहां से जब सरकार के सामने आया कि ई विधान होना है, पार्लियामेंट का भी आग्रह था कि ई विधान होना है, हमने कहा इसमें देर नहीं करनी चाहिए, एकदम लागू करिए। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय अध्यक्ष जी को कि वो स्वयं आए थे इसके उद्घाटन में, और यहां पर ई विधान के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने भी और उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने भी आज इसको क्या पेपरलेस विधानसभा के रूप में ही नहीं, अब यूपी में पेपरलेस कैबिनेट भी है, पेपरलेस बजट भी है, पेपरलेस सब कुछ भी है। और सदस्य खुश, बहुत अच्छे ढंग से वो लोग इसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। शुरू में थोड़ा उनको दिक्कत थी, लेकिन अब लोग आते हैं, आसानी से पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़ते हैं। अब सोचो ना कितनी हमने कागज की बचत की, कितनी वनस्पतियों को हमने काटने से रोका है, प्रकृति का भी और पर्यावरण का भी संरक्षण किस रूप में किया है। ऐसे टेक्नोलॉजी से हमारा जनप्रतिनिधि भी अपडेट हो, इस मुद्दे पर भी यहां पे चर्चा हुई और उसके लिए भी उनके उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था। ऐसे जो 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और मैं इसके लिए आप सभी यानी माननीय अध्यक्ष लोकसभा जी का, माननीय उपसभापति राज्यसभा का, आप सभी माननीय पीठासीन अधिकारियों का इस बात के लिए हृदय से अभिनंदन करूंगा कि यह एक नई प्रेरणा है और इस प्रकार की प्रेरणा समाज को आगे बढ़ने के लिए, हमारी हर उस लोकतांत्रिक संस्था को आगे बढ़ने के लिए एक नया प्रेरणा और प्रकाश होती है, जो भी जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि के रूप में विकास की एक धुरी बनते हैं। उस दिशा में एक नया प्रयास है। उत्तर प्रदेश विधानसभा देश के अंदर से जुड़ी हुई उन ज्वलंत मुद्दों को लेकर के अपनी अनवरत चर्चा पर चर्चा को लगातार चलाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे भी यहां लगातार चर्चाएं हुई, लगातार 37-38 घंटे तक चर्चा होती रही और फिर उसके गोल डिसाइड हुए। उस पे मंत्री मंडल के स्तर पर उसके लिए कमेटियां गठित हुई। सरकार को उसको एजुकेशन के लिए भी अलग अलग हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज के स्तर पर भी कमेटियां गठित हैं, जो लगातार उसे अचीव करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। 26 नवंबर संविधान दिवस पर भी हम मौलिक अधिकारों पर ही नहीं बल्कि अपने मूल कर्तव्यों पर भी चर्चा करें। यहां पे अनवरत चर्चा हमने विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर इस चर्चा को भी एक अनवरत चर्चा का विषय बनाया था। अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर के भी, क्योंकि जब हम यहां चर्चा करते हैं तो चर्चा केवल यहीं तक सीमित नहीं होती। चर्चा में हमारा जनप्रतिनिधि जाता है तो हम अपने विधायकों से एक बारे में कहते हैं, विधान परिषद के सदस्यों से कहते हैं कि भाई आप यहां चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा यहीं पे सीमित नहीं होगी, आपको इसी प्रकार की चर्चा को अपनी विधानसभा में भी करवाना है, वहां पे भी चर्चा होगी। ब्लॉक स्तर पर आप जाइए, क्षेत्र पंचायत के साथ जुड़िए, कुछ ग्राम पंचायतों के साथ जुड़िए, उन ग्राम पंचायतों में भी इन कार्यक्रमों को आपको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो। उन लोगों को भी एक नई प्रेरणा होती है, क्योंकि हर व्यक्ति यहां आकर के देख नहीं सकता, लेकिन जब ये न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उसके पास पहुंचता तो उसको लगता है कि क्या हम भी कर सकते हैं। और हम लोगों ने जब विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश में यहां चर्चा की, अब क्या हमने कहा विजन डॉक्यूमेंट बनेगा, लेकिन विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम पब्लिक के भी इसमें सुझाव लेंगे। पब्लिक के सुझाव के लिए कैसे इतना बड़ा अभियान चलेगा, हमने कहा हमारे लगभग यानी 500 तो हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो विधानसभा के हैं, विधान परिषद के, इन सब के साथ ही हमने 500 इंटेलेक्चुअल को लिया। यूपी के जितने रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरीज थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज थे,
रिटायर्ड कुलपतिगण थे, शिक्षाविद थे, वैज्ञानिक थे, अन्य समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हुए 500 ऐसे लोगों की हम लोगों ने कार्यशाला भी की। और कार्यशाला करने के बाद उनको हमने सेक्टर दिए, पूरे दिन भर की कार्यशाला हुई, उनको हमने लिटरेचर उपलब्ध करवाए और हमने कहा कि भाई आपको 75 जनपद है, 75 जनपदों के लिए 75 ग्रुप बनाए और सबसे कहा गया कि हर एक को 3-3 संस्थाओं में जाकर के इस मुद्दे पे यूथ को जोड़ना है, किसानों के साथ जुड़ना है, उद्यमी और व्यापारियों के साथ जुड़ना है, महिला स्वयंसेवी समूहों के साथ जुड़ना है, समाज के अलग अलग तबके के साथ जुड़ करके उनसे इस चर्चा को करना है। और फिर हमारे सामने रिजल्ट किस रूप में आएंगे, हमने एक पोर्टल डेवलप किया। हमने कहा भी लोग अपने सुझाव हमें भेजें। आप आश्चर्य करेंगे, 98 लाख सुझाव हमारे पास आए थे विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए, जिसमें एआई टूल के माध्यम से आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के अब हम उसको फाइनल रूप दे रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर में किन किन लोगों ने अपने सुझाव दिए, क्या क्या सुझाव आए हैं, उन सुझावों को फिर विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना करके यूपी अगले जो भी हमारे 21 वर्ष बाकी हैं विकसित भारत यानी देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव के लिए, उस विजन डॉक्यूमेंट को हम फिर यहां पे लॉन्च करेंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे वह हमारी एक कार्य योजना हो जाएगी और बेहतरीन परिणाम आएंगे। मैं आज के इस अवसर पर आभारी हूं माननीय लोकसभा के अध्यक्ष जी का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को 86वें पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के लिए चुना है। मैं आभारी हूं कि वे स्वयं इस अवसर पर उपस्थित होकर के लगातार इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। उपसभापति राज्यसभा माननीय हरवंश जी का, वे पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं, शिक्षा से भी उनका संवाद रहा है और ग्रामीण पृष्ठभूमि में माननीय हरवंश जी का जो गांव पड़ता है वो यूपी बिहार बॉर्डर पर एकदम गंगा जी और सरयू नदी दोनों का संगम स्थल है, ऐसा रमणीक स्थल है। अगर कोई गर्मियों में वहां जाए तो वास्तव में उनको लगेगा कि किसी एक स्वर्ग में हम लोग आ गए हैं। बहुत रमणीक स्थल है और जयप्रकाश जी का भी जन्मभूमि वही है, उसी गांव में उन्होंने जन्म लिया। बहुत अच्छी जगह है और मुझे लगता है कि इतना दोनों चीजें कि अगर गर्मियों में वहां बेहतरीन स्थल देखने को मिलता है, सायकाल बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन बरसात में उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। आप सोचो कि प्रकृति के साथ जूझते हुए कैसे लोगों ने अपना जीवन आगे बढ़ाया होगा, इनके पूर्वजों ने बढ़ाया होगा। क्योंकि जब बरसात में गंगा जी में बाढ़ आती है 10 लाख 12 लाख क्यूसेक वाटर, और सरयू जी में भी 8 से 10 लाख क्यूसेक वाटर एक साथ आता है, पूरा गांव और अगल बगल पूरी कनेक्टिविटी, एक टापू भी बन जाता हो बहुत छोटा सा, बाकी पूरा जल ही जल होता है। कई किलोमीटर तक केवल जल ही जल दिखाई देता है, लेकिन उन स्थितियों में भी इन लोगों ने अपनी एक जन्मभूमि को कभी छोड़ा नहीं। और आज तो उनके प्रयास से गांव में बहुत अच्छा काम हुआ है, विकास हुआ है, गांव एक नई दिशा में गया है। उन्होंने अपनी पैतृक प्रॉपर्टी भी गांव के विकास के लिए वहां दान की है और गांव में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे आज विकसित करने के लिए उन्होंने वहां पे एक नई जो प्रेरणा थी वह कार्य आज वहां पर, और जयप्रकाश जी की स्मृति को भी जीवंत किया है उस गांव में। नहीं तो लोग भूल से गए थे, लेकिन वो गांव आज उस रूप में जीवंतता का एक उदाहरण बना है। तो उनका मार्गदर्शन समय समय पर उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। आज उस पिछले 3 दिनों से उनका सानिध्य यहां प्राप्त हो रहा है। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी पीठासीन अधिकारियों का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में आ पाए। उद्घाटन सत्र में मुझे रहना था और मैं एक दिन पहले तक था, लेकिन अचानक हम लोगों को दिल्ली कार्यक्रम में, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जाना पड़ा और कल जैसे ही वहां से छुट्टी मिली मैं सीधे वापस आया और रात्रि में
माननीय अध्यक्ष जी के रात्रि भोज के कार्यक्रम में आप सबसे मेरी वहां पे मुलाकात भी हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आप सब आपसे मुझसे एक बार और संपर्क और संवाद का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं जरूर इस बारे में हम लोग प्रयास करेंगे कि इस पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के अवसर पर जो भी कार्य योजना बनेगी उत्तर प्रदेश सरकार का उसमें भरपूर सहयोग मिलेगा। उसको आगे बढ़ाने में हम पूरा उसका सम्मान भी करेंगे और उसको प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। वैसे भी हमारे यहाँ पे यानी पीठ का और सरकार का जो अप्रोच होता है वह हमेशा प्रोएक्टिव होता है, रिएक्टिव नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि ऐसी नौबत नहीं आती है कि सरकार ने नहीं किया तो हम सरकार को घेर देंगे, या फिर ऐसा नहीं होता है कि अगर पीठ ने कभी विपक्ष को मौका ज्यादा दे दिया है तो सरकार भी रिएक्टिव नहीं होती, प्रोएक्टिव होती है। क्योंकि ये पीठ का दायित्व बनता है कि वो दोनों में संतुलन बनाए और संतुलन बनाने का काम करते हैं। और हम भी मानते हैं कि भाई देखो ये पीठ का दायित्व है, पीठ अपना दायित्व निर्वहन कर रही है, हमारा दायित्व है कि ये काम जो हो रहा है हमारे लिए हो रहा है, इसलिए हमें इसको और पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ाना। तो प्रोएक्टिव तरीके से हमारे दोनों पीठासीन अधिकारी यहाँ के हमारे माननीय अध्यक्ष विधानसभा भी और माननीय सभापति विधान परिषद भी लगातार इस दिशा में आगे बढ़ाते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि मैं अक्सर सुनता हूं, क्योंकि हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी भी और विधान परिषद के सभापति जी भी देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी पीठासीन अधिकारियों से जुड़े हुए सम्मेलन होते हैं तो इनका विजिट लगातार होता रहता है, बताते हैं कि वहां ये हुआ, वहां इन मुद्दों पे चर्चा हुई। हमें अच्छा लगता है कि केवल सदन की कार्रवाई तक हम सीमित नहीं हैं, उसके बाद भी सीखो और सिखाओ का एक मंच यह सम्मेलन हमारे लिए मिलता है। क्योंकि बहुत सारे विधानसभाओं ने या संसद ने कुछ नया किया है, वो हमें जानने और सीखने का एक मंच मिलता है। ये सचमुच एक नया उदाहरण है, एक नई प्रेरणा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबके प्रति अपनी मंगल में शुभकामनाएं भी देता हूं और विश्वास करता हूं कि आगे भी उत्तर प्रदेश को जो भी दायित्व दिया जाएगा उत्तर प्रदेश इसको बहुत प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। आप सबका मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।